बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है और हम करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। कल हमने पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कस किया था। उसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं और कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या होते हैं, टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हमने कवर किया था। अगर किसी ने नहीं देखे तो पहला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो ये लेक्चर आपको आसान लगेगा। आज हम कवर करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमारे सबसे जो लीडर थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया था कि पाकिस्तान वांट्स पीस विद इन पीस। वी वांट peaceful, friendly relationship with our immediate neighbors and at international level। मतलब हम अपने हमसाए मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसके साथ साथ दुनिया लेवल पर भी हम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 40 आर्टिकल 40 1973 के अंदर हमें कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ आर्टिकल 40 1973 के अंदर डिफाइन किया गया है प्रेजेंट एंड स्ट्रेंथन द रिलेशन अमंग मुस्लिम कंट्रीज बेस्ड ऑन इस्लामिक यूनिटी। हम मुसलमान मुल्कों के साथ जो ताल्लुक रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, इस्लामिक यूनिटी। उसके बाद सेकंड, सपोर्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relationship among Muslim countries, encourage settlement of international disputes through dialogue and peaceful means। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी बड़े इश्यूज हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, लाइक फलस्तीन इशू है, कश्मीर इशू है, तो इन इश्यूज का हम जो सॉल्यूशंस चाहते हैं वो पीसफुल तरीके से चाहते हैं, मतलब डायलॉग के थ्रू चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशंस। अच्छा, उसके बाद हम पाकिस्तान के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आएंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, वो कैसी रही है। Pakistan foreign policy has been shaped by unique geographical locations, events and political changes since its independence। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी मोस्टली जियोस्टेटिक लोकेशन के बुनियाद पे हम फार्मूलेट करते हैं मोस्टली। अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अर्ली ईयर्स की कि 1947 से लेकर 1950 तक जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही। पाकिस्तान ने जब आज़ादी हासिल की, जब ब्रिटिश इंडिया और पाकिस्तान दोनों तकसीम हुए, तो शुरू में आज़ादी के ड्यूरेशन में जब हम आज़ाद हुए 14 अगस्त, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो महवर रहा है, जो कोर प्रिंसिपल रहा है, वो फोकस रहा है, वो इश्यूज थे जो वहाँ से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस था। क्योंकि उस टाइम के अंदर हमारे पास मेडिसिन, हमारे फूड, हमारे पास और मटेरियल्स की शॉर्टेज थी, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी ताकि हम उन लोगों को एडजस्ट कर पाए। तो उस दौर के अंदर पाकिस्तान का फोकस जो उसमें था। उसके बाद कोल्ड वार अलाइनमेंट, पाकिस्तान जो है वेस्ट और यूएस का अलाय रहा है कोल्ड वार में, जब रशिया के साथ उसकी थी। और पाकिस्तान सीटो और सेंटो 1954 और 1955 के अंदर जो मिलिट्री अलायंस था यूएस के साथ, वो पाकिस्तान का रहा। उसके बाद पाकिस्तान 1960 से लेकर 1917 तक पाकिस्तान की दो बहुत बड़ी जंगें हुई हैं, 1965
और 1971 इंडिया के साथ। तो उसके अंदर हमारा फोकस सारा डिफेंस पे था। हमने अपने आप को, अपने कंट्री को, अपने लोगों को डिफेंस कैसे करना है। तो हमारे लोग, आप लोग भी जानते हैं 1965 के अंदर अपने हथियार लेके बहुत सारे ट्राइबल लोग जो हैं वो जाके बॉर्डरों के ऊपर लड़ते थे इंडियन फोर्सेस के साथ। अच्छा, उस 1970 जंग के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो हिस्सा था, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, वो हमसे अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। ये बहुत बड़ा सान्या हुआ पाकिस्तान के साथ। तो उसको हम एक अलग लेक्चर के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लोज टाई विद चाइना। तो उसके बाद हमने कोशिश की चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, और उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उसके साथ वो रिजॉल्व किया हमने एग्रीमेंट करके 1963 में। उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड और नॉन मुस्लिम अलाइनमेंट। Pakistan also sought to establish a strong relationship with Islamic world, Islamic countries, and balance an active member of non-alignment movement. उसके बाद पाकिस्तान 1980s की बात करते हैं, 70s के बाद सोवियत अफगान वार हुई। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया 1979 में। तो पाकिस्तान के ऊपर उसके बड़े बुरे असरात पड़ने थे। पाकिस्तान के यहाँ पे लीडरशिप की यही सोच थी कि रशिया ने अगर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, अफगानिस्तान के, फिर पाकिस्तान की बारी आनी, क्योंकि रशिया उस वक्त में एक्सेस चाहता था, रास्ता चाहता था वार्म वाटर तक। और पाकिस्तान, सऊदी, इधर जो हमारा अरबियन ओशन है, ये वार्म वाटर है। ये पूरा साल, वार्म वाटर का मतलब ये होता है पूरा साल वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, वहाँ ट्रेड होता है, क्योंकि दुनिया का 70% जो ट्रेड होता है वो समंदरों के ज़रिए होता है। तो रशिया की कोशिश यही है, क्योंकि हमारे नॉर्थ में है, वहाँ पे हमेशा 6 मंथ तो बर्फ़ पड़ती है, तो उसकी यही कोशिश थी। तो पाकिस्तान में यहाँ पे लीडरशिप दोनों लेवल पे, मिलिट्री हो, सिविलियन हो, यही सोच रहे थे कि अफगानिस्तान के फिर पाकिस्तान की बारी है। तो इस वक्त पाकिस्तान इस डर की वजह से फिर यूएस का मेंबर बना। पाकिस्तान को यूएस ने सपोर्ट किया, हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, और हमारे मुजाहिदीन जाके फ्रंट लाइन पे वहाँ पे लड़ाई लड़ने लगे यूएसएस फोर्सेस के साथ, यूएसएसआर की फोर्सेस के साथ, रशिया की फोर्सेस के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अफगान वार में से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ अफगान रिफ्यूजीज का, वो पाकिस्तान के अंदर आया। तो इकोनॉमिकल पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और सोशली इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ की लोगों की चीज़ें डिफरेंट थी, पाकिस्तान में डिफरेंट थी। उससे फिर हमें शुरू में मसाइल हुए। उसके बाद 1990s की जब हम बात करते हैं इस फेज़ की, तो पाकिस्तान इस फेज़ में बहुत मुश्किल मराहल से गुजर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1998 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुके थे। तो उस वक्त में जब पाकिस्तान किया, तो आपका जो यूएस पहले एक अलाय रह चुका, उसको गुस्सा आया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन कैसे आ गए, उन्होंने कैसे टेस्ट किया। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाया। जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही वीक थी, तो और वीक होने लगी, तो बहुत सारे मसाइल थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2000 के अंदर जब 9/11 वाक़या हुआ अमेरिका के अंदर, तो उस वक्त जो उनका प्रेसिडेंट था अमेरिका, बुश था, प्रेसिडेंट बुश, और यहाँ पे प्रेसिडेंट मुशर्रफ था, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को कहा कि हमारा साथ देना है कि नहीं देना। पाकिस्तान एक कमज़ोर मैशत पहले ही थी, तो पाकिस्तान ने सोचा ठीक है हम, फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ का ऊपर भी दबाव था हमारे पास, तो ये भी कोशिश कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने साथ नहीं जाते, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे, इंडिया के थ्रू भी हम वहाँ पे अड्डे वगैरह सारा कुछ ले सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि पहले ही हमारी इकोनॉमी वीक है, और दोबारा अगर हम वेस्टर्न कंट्री यूएस का हम साथ ना दिया तो मिलिट्री एड भी नहीं मिलेगी और बहुत सारे इश्यूज होंगे।
तो इकोनॉमिकली हम वीक हैं, इंटरनेशनल जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। तो वहाँ से मिलिट्री कोलेशन फंड भी मिले और बहुत सारे पैसे भी मिले मुल्क को। तो उसके बड़े नुकसान हुआ है पाकिस्तान वार ऑन टेरर जब हमने ज्वाइन किया। सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि जो मुजाहिदीन पहले हमने 10 साल पहले क्रिएट किए थे, उधर यूएसएसआर से लड़ने के लिए वो हमारे साथ लड़ने लगे, हमारी फौज के साथ, हमारे लोगों के साथ। एक डिस्प्यूट, एक क्लैश, एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। तो वो बात अभी तक चल रही है। तो मिलिट्री और इकोनॉमिक फंड तो मिले, मगर हमें उसका कोई इतना अच्छा फायदा नहीं हुआ। रीजनल डायनामिक्स, पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रही है। पाकिस्तान कंटिन्यू टू negotiate to complex relationship with both India and Afghanistan, balancing national interest and security concern. पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अफगानिस्तान हो चाहे हमारा पड़ोसी इंडिया हो, हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, फ्रेंड रिलेशनशिप रखें, इनके साथ हम ट्रेड करें, कारोबार करें, इनके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। मगर बहुत सारे इशू फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोशिशें नाकाम रही हैं। 2010 से जो अभी तक फॉरेन पॉलिसी रही है हमारी, वो ये है मोस्टली कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में सीपेक 2015 के अंदर एक साइन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ। तो उससे क्या हुआ कि उस ज़माने के अंदर पाकिस्तान में कोई मुल्क इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। आपका जो इंडिया था आपको टेररिस्ट स्टेट करार देता था। तो चाइना के करीब आने की वजह से यूएस आपसे थोड़ा दूर हो गया, आपकी मिलिट्री सपोर्ट बंद कर ली, और बहुत IMF आपको कर्जा देना बंद कर दिया, कोशिश की। तो इस वजह से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा था, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात इतने अच्छे नहीं थे, यहाँ पे बम धमाके हो रहे थे, अनारकी वाली सिचुएशन थी। तो एक अच्छी उम्मीद, एक रो ऑफ होप जो है क्रिएट हुई कि चाइना हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने। उसके बाद यूएस के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं 2010 के बाद अभी तक, वो अप्स एंड डाउन रहे हैं, मतलब कभी नॉर्मल, कभी अच्छे, कभी बुरे उसके साथ। और पाकिस्तान इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है मोस्टली सिग्निफिकेंट, पर्टिकुलरली ओवर कश्मीर एंड क्रॉस बॉर्डर टेरर। तो हमारा जो कोर इश्यूज हैं इंडिया के साथ, तो वो जब इंडिया पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, उसमें फिर कवर करेंगे। अच्छा, मिडिल ईस्ट में एंगेजमेंट हम कर रहे हैं, 2 मिडिल ईस्ट के अंदर प्लेयर्स हैं, एक ईरान, दूसरा आपका सऊदी अरेबिया। तो दोनों के साथ हमारी कोशिश ये होती है कि बैलेंस टाइज हो, बैलेंस रिलेशनशिप हो, कंट्रीज हो, और दोनों का आपस में भी डिफरेंसेस हैं। एक शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है ईरान, और उधर सुन्नी और वहाबी जिसको आप बोलते हैं उसको। तो उनका आपस में कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं, सेक्टेरियन डिफरेंसेस भी हैं, मगर हमारी कोशिश है दोनों के ज़्यादा में अच्छे ताल्लुकात हों। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये करेक्टराइज बाय बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी कंसर्न पर्टिकुलर रिगार्डिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान, efforts to strategic alliances with major powers। मतलब हम कोशिश करते हैं जो मेजर पावर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, कन्वर्जेंस ऑफ रिलेशंस हैं, वो हों उसके साथ, जैसे सुपर पावर अमेरिका और चाइना के साथ मेजर पावर, और दूसरों के साथ भी अभी भी हम अमेरिका के साथ कन्वर्जेंस हैं बहुत सारे मामलात में। उसके साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी जैसे वार ऑन टेरर, वो एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू। तो कंसर्न है यूएस को भी, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। फिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स जाती हैं वो अमेरिका के अंदर मार्केट्स में बहुत सारी एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें कॉटन की प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह की हमारी चीज़ें वहाँ भी जाती हैं। इधर चाइना के साथ हमारा अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो दोनों के साथ हम चाहते हैं कि बैलेंस रिलेशनशिप हो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट। और हमारी कोशिश ये भी रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आया है इमरान खान के दौर के अंदर। एक बड़ा शिफ्ट ये है कि हम जियो स्टेटिक से कन्वर्ट हो गए जियो इकोनॉमी तक। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि
जो जोग्राफिकल लोकेशन उसको ख़त्म करके हम जो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा सीपेक के अंदर बहुत सारे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसको मिला के हम सिचुएशन क्रिएट करें, बहुत सारे मुल्क आके इन्वेस्ट करें हमारे मुल्क के अंदर, और हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, इवन हम इंडिया को भी ऑफर कर चुके हैं सीपेक में, वो हमारे साथ आके इन्वेस्ट कर सकता है। ईरान के साथ, सऊदी के साथ, जो जितने भी मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज़ हैं वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यही रही है कि दूसरों के साथ, हमसायों के साथ अच्छी ताल्लुकात, ग्लोबल पावर्स के साथ अच्छी ताल्लुकात। तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है, यूथ पावर है हमारे पास, तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर का बूस्ट पोटेंशियल है हमारे पास, उसके बाद आईटी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। तो दूसरे कंट्रीज आके इन्वेस्ट करके पाकिस्तान से फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम भी चाहते हैं इकोनॉमिकली ग्रो करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे हम वीक हैं वहाँ पे हम ज़्यादा ग्रो करें। और मोस्टली जो हमारे स्टेट के इदारे हैं, जैसे पीआई है, रेलवे है, बहुत सारे स्टेट इंटरप्राइजेस हैं, उसको हम पब्लिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हमारी इफ़िशेंसी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और उससे ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इंशाल्लाह, तो अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।